आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम द ग्रेट राजपूत रूलर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के अंतिम शासक थे, ये अंतिम भारत के एक अंतिम हिंदू राजा भी थे। इनकी मृत्यु के बाद भारत में पूरी तरह से इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया। इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ, उसके बाद हुआ क्या, 700 साल भारत ने गुलामी में निकाले। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में हरा दिया था, तराइन के प्रथम युद्ध में, और उसके बाद पृथ्वीराज के ससुर ने ही उनके साथ गद्दारी की थी, जयचंद ने। संयोगिता और पृथ्वीराज की लव स्टोरी भी बहुत फेमस है। संयोगिता और राजकुमार, माफ कीजिएगा, संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज की। इस चीज को लेके इस कहानी को लेके एक फिल्म भी बनी है उनके ऊपर, सम्राट पृथ्वीराज नाम से, जिसमें अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज का रोल किया है और मानुषी छिल्लर ने संयोगिता का रोल निभाया है। खैर, फिल्म तो अलग चीज है, अपन उनकी बायोग्राफी देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोचिए, अगर जयचंद जैसे जो लोग थे, जयचंद जैसे जो इंसान थे, जो पृथ्वीराज के काफी अच्छे करीबी मित्र थे, उन्होंने ही तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराने में पृथ्वीराज की मदद की थी। तो ऐसा क्या हो गया कि जयचंद ने ही गद्दारी कर दी और जयचंद को इससे कुछ मिला ही नहीं। इसके बारे में सारी चीजें अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा नाम विश्वास अग्रवाल है, तो ये मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो को आखिरी तक देखें। शॉर्ट वीडियो में किसी को ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, तो डिटेल में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें शुरू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था, अजमेर में हुआ था। जो इनके पिताजी थे सोमेश्वर चौहान। इनके पिताजी का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, कर्पूर देवी। जो इनकी जो माता जी थी वो कलचुरी राज्य की राजकुमारी थी। पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, वो जो चौहान वंश के ही राजा थे, चौहान वंश के राजा थे। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने अजमेर से लेके दिल्ली तक काफी राज किया था। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के हुए, तब बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहांत हो गया। जो सोमेश्वर चौहान थे, उनका स्वर्गवास हुआ। अब जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ, तो साल 1178 ईस्वी में ही सम्राट पृथ्वीराज ने राजगद्दी को संभाला, अपनी राजगद्दी को संभाला। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब उन्होंने जो अपना शासन था वो उत्तर से लेके, अजमेर से लेके पूरा दिल्ली तक फैला रखा था। चौहान वंश की मैंने राजपूतों के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई थी, जब रानी पद्मावती के हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो पूरा मैंने उसमें बताया था कि है ना, राजपूत लोग कैसे थे, क्या क्या करते थे, उनका इतिहास क्या रहा है। तो ऐसे मैंने, और राजपूतों का सब बताया था कि है ना, कैसे ही है ना, उस समय उनके साथ भी है ना, राघव चेतन नाम की आर्टिस्ट ने गद्दारी करी रतन सिंह के साथ। फिर जो रणथंभौर के राजा थे हमीर देव चौहान, उनके भाइयों ने ही उनके साथ गद्दारी कर ली। सोचिए, हमारे देश में गद्दारों की कभी कोई कमी नहीं रही है। अगर जयचंद जैसे लोग अगर मोहम्मद गोरी को इन्वेड करने के लिए नहीं बोलते, तो शायद हो सकता है कि भारत में कोई ना दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती, ना तो कोई मुगल आते, ना कोई अंग्रेज आते। लेकिन सब हमारे हिंदुस्तान में गद्दार निकले और आज भी गद्दार है। पाकिस्तान के भी ज्योति मल्होत्रा का मैंने बताया था कि जो बनाती तो यूट्यूबर है, यूट्यूब के सारे ब्लॉग्स बनाती है तो इंडिया के लिए, लेकिन वाहवाही पाकिस्तान की करती है। सोचिए, फिर अभी वो अलग टॉपिक है, अभी उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने काफी समय तक अब गद्दी को संभाला, काफी आक्रमणों से देश की रक्षा की। लेकिन कई साल पहले, जैसे 700 से लेके 1200 ईस्वी तक जैसे हुनों का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, फिर मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भारत के, और मोहम्मद गजनी ने तो 17 बार आक्रमण किया। और मोहम्मद गजनवी के 150 साल तक तो कोई आक्रमण हुआ नहीं।
तो ऐसे राजपूतों ने काफी आक्रमणों को रोका है। ऐसा नहीं है कि है ना इस्लामिक इन्वेजन से नहीं बचाया और ऐसी इस्लामिक इन्वेजन ऐसी करके हो गया होते होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काफी राजपूतों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है कि देश को ऐसे में बचाया जा सके। अब काफी समय तक ये हुआ। अब जैसे 150 साल तक कोई आक्रमण हुआ नहीं। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब जो साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी कौन था? अमेरिका में अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत थी गौर। गौर का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। अभी गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था। गजनवी ने 150 साल बाद हमला किया। गजनवी के 150 साल बाद इसने हमला किया। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 3 बार आक्रमण किया। अब ऐसा कहा जाता है कि है ना मोहम्मद गौरी से कई बार लड़ाइयाँ हुई है, जिनमें 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने है ना मोहम्मद गौरी को जयचंद के साथ मिलकर हराया था। राजा जयचंद जो था, माफ कीजिएगा, जयचंद जो था वो कन्नौज का राजा था। कन्नौज एक अलग साम्राज्य था, कन्नौज का राजा हुआ करता था उस समय। राजा जयचंद जब कन्नौज का राजा था। अभी इसमें अब है ना एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें कहानी भी बताई जाती है। अब ये जो प्रेम कहानी है पृथ्वी सम्राट पृथ्वीराज और सहयोगिता की, ये काफी फेमस है। अब देखिए, अब ऐसी कहानी क्या बताई जाती है कि सम्राट पृथ्वीराज जो थे वो संयोगिता को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, काफी अच्छे से रहते थे। और संयोगिता बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन जयचंद इसके लिए कभी राजी नहीं हुआ था। देखिए, हर बार हर चीज में किसी न किसी को प्रॉब्लम तो आज भी रहती है कोई कोई घरों में, कि ऐसे लड़की वालों को या किसी को भी शादी को लेके, तो लेकिन तो आज भी ऐसे होता रहता है। तो लेकिन ये जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात उसको रास नहीं आ रही थी कि मेरे से बगैर पूछे ये कैसे अपने से कि मेरी बेटी से कैसे विवाह कर सकता है। तो ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई। अब जयचंद ने क्या किया, अब लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से काफी प्यार करते थे ये दोनों। अब ऐसा बोला जाता है कि 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन आज भी हरियाणा में एक जगह है, वहां पे तराइन के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया। नवंबर का महीना था, काफी ज्यादा ठंड पड़ती थी उस समय। अब जयचंद ने और पृथ्वीराज ने दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। मोहम्मद गौरी का काफी अच्छे से मुकाबला किया। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना मुकाबला किया, काफी उनकी सेना को, पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे। सोचिए, 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे। अब राजपूतों में तो ऐसा उस समय माना जाता था कि है ना ये लोग सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध नहीं करते। सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद लोग कभी भी कोई भी सेना वॉर में नहीं जाती है। सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद ही सब युद्ध करने के लिए जाते हैं। ऐसी परंपरा रहती थी राजपूतों में। यह बात बाद में जाके मोहम्मद गौरी को पता चली। अब हुआ क्या कि अब मोहम्मद गौरी को ये चीज पता चली। अब देखिए, तराइन के पहले युद्ध में जयचंद ने काफी मदद की थी, लेकिन अब ये मामला कहाँ फंस रहा था? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये मामला फंस रहा था। क्या मामला फंस रहा था? क्योंकि कन्नौज का राजा था जयचंद, वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कराना चाहता था। तो एक दिन क्या किया राजा जयचंद ने, इसके लिए एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर उस समय होता था कि है ना लड़कियों को है ना काफी लोगों को न्योता दिया जाता था। और काफी जैसे उस समय क्या होता था स्वयंवर में कि जैसे कोई भी राजा को अगर किसी से राजकुमारियों से अगर अपनी बेटी की शादी करानी होती थी किसी से, तो काफी राज्यों को न्योता दिया जाता था और उसमें एक शर्त रखी जाती थी। और अगर उस शर्त को पूरा कर दिया तो स्वयंवर, अगर जो स्वयंवर जीतता था, जो शर्त को पूरा करने में कामयाब हो गया, राजा उससे शादी करवा देता था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि है ना और लड़का अपने हिसाब से भी रानियों को अपने हिसाब से भी लड़का देखने का अधिकार था। अब उसमें होता क्या है कि है ना, देखिए, सम्राट पृथ्वीराज को अब पहले से पता था। और राजा ने क्या किया ना, जयचंद ने
काफी जगहों से, पूरे हिंदुस्तान में सब जगहों से राजाओं को इन्वाइट करने के लिए बोला कि है ना ठीक है आप स्वयंवर में आइए, सभी लोग आएंगे। लेकिन इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट किया नहीं। अब संयोगिता ने क्या किया कि है ना पृथ्वीराज को ये मैसेज भेजा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। पृथ्वीराज मान गए, उन्होंने बोला ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा बोला जाता है कि है ना वो पृथ्वीराज चौहान को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी राजा जयचंद को और उनके घर वालों को, जो संयोगिता के घर वाले थे उनको प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना, जो तराइन के पहले युद्ध में जब जीते थे ना, तो मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना के रख लिया था इंडिया में, सोचिए। लेकिन मोहम्मद गौरी के काफी आह्वान करने पर, काफी रिक्वेस्ट पे, हाथ पैर जोड़ने पे उनको जैसे तैसे करके मोहम्मद गौरी को अपनी कैद से छोड़ दिया। सोचिए, अगर पृथ्वीराज चौहान ने उस समय अगर मोहम्मद गौरी को नहीं छोड़ा होता तो आज हो सकता है कि है ना इस्लामिक हत्या नहीं होती, मतलब इस्लामिक इन्वेजन नहीं होता, सॉरी इस्लामिक इन्वेजन नहीं होता, कोई दिल्ली सल्तनत नहीं आती, कोई कुछ भी नहीं आता। आज हिंदू राजाओं का ही राज होता और कोई भारत गुलामी में जीने को मजबूर नहीं होता। लेकिन अब देखिए, हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा रहा है कि अगर हम लोग शुरू से ही टॉलरेंट रहे हैं, चाहे वो आज के हो, चाहे 1971, चाहे वो आज़ादी से पहले कभी 5 साल पहले की बात हो, या आज़ादी के बाद हमने पाकिस्तान से इतने युद्ध लड़े उस समय की बात हो, हमें हमेशा, चाहे वो युद्धबंदी हो, चाहे वो कहीं के भी राजा महाराजा, हम जैसे जितने भी हिंदू राजा हैं, चाहे राजपूत हैं, मराठा हैं, आप इनमें सभी को देख लीजिए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज को भी देख लीजिए, वो भी काफी टॉलरेंट थे इन चीजों को लेके कि युद्ध बंदियों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी करता था तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इस तरीके का कानून था उनके दरबार में। तो सोचिए, शिवाजी जैसे अपने लोग भी है ना काफी टॉलरेंट रहे हैं ऐसी चीजों को लेके। तो यही सोच के मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन अब मोहम्मद गौरी फिर उसके बाद अफगानिस्तान चला गया। हाँ, तो फिर अब उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि है ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि संयोगिता ने संदेश भिजवाया कि है ना वो उनके साथ शादी करना चाहती है। अब जयचंद ने यहाँ पे क्या किया ना, अब स्वयंवर में बुलाने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान जैसे स्वयंवर में आने वाले थे, पता तो चल ही गया था कि ये आएंगे, तो इन्होंने द्वारपाल के रूप में है ना उनको एक गेट पे खड़ा कर दिया। अब संयोगिता ने अंदर क्या किया कि है ना पृथ्वीराज चौहान के लिए वरमाला भी तैयार करके रखी थी कि इनकेस अगर अगर राजा जयचंद अगर मना करते हैं तो ये हम लोग आपस में भाग के शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। और संयोगिता को ऐसे था कि नहीं, उनको और किसी लड़के से विवाह नहीं करना है। तो इस वजह से क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने एक खूब बेइज्जत, माफ कीजिएगा, राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को खूब बेइज्जत किया दरबार में बुला के, स्वयंवर में एक द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया उनको, उनकी तरफ देखा भी नहीं, मतलब वो ऐसे जा रहे थे कि है ना जैसे उनको कोई पहचानता ही नहीं हो, ऐसे ट्रीट किया जा रहा था पृथ्वीराज चौहान को। और ये जब स्वयंवर चल रहा था ना, तो इसमें क्या हुआ कि है ना संयोगिता आती है, संयोगिता चुपके से है ना क्या करती है कि अब उनको पता चल जाता है दोनों को कि ऐसे तो हमारी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, वॉचमैन हमको है ना, चौकीदार तो है नहीं यहाँ के, कोई द्वारपाल थोड़ी ना जो हमको है ना गेट पे ऐसे लाके खड़ा कर दिया गया और है ना इस तरीके से किया जा रहा है। तो उसके बाद अब ये दोनों क्या करते हैं कि है ना चलो ठीक है, अब दोनों का है ना स्वयंवर पूरा होता नहीं है, दोनों वहीं पे है ना चोरी छुपे है ना शादी कर लेते हैं, अपनी वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को और अपना 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 विवाह रचा लेते हैं, अपना लग्न रचा लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, भाग के पृथ्वीराज क्या करते हैं, उनको चुपके से है ना वहां से दिल्ली ले आते हैं। और ये जो शादी हुई थी ना, ये जो आपसी संबंध हुआ था, दोनों की आपसी सहमति से हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि है ना पृथ्वीराज चौहान ने है ना जबरदस्ती किया हो या संयोगिता जबरदस्ती कर रही हो, किसी ने कोई जबरदस्ती है ना किसी को नहीं किया था, एक दूसरे की आपसी सहमति से ही हुआ था ये चीज। तब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान है ना इस बात को, अब वो अपने साथ अजमेर दिल्ली ले आते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब जैसे ही जयचंद को ये बात पता चली कि मेरी घर की बेटी को इस तरह से लेके गए हैं, तो जयचंद तुरंत आग बबूला हो जाता है।
राजा जयचंद को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो सोचता है कि अब मैं कैसे भी करके इस चीज का बदला तो लूंगा ही, चाहे जो हो जाए। अब वो इसके लिए क्या करता है, अब मोहम्मद गौरी और जयचंद तो काफी, अब वो क्या करता है कि अब वो फिर है ना सोचता है कि है ना उसको उसके साथ गद्दारी करेगा। सोचिए, ऐसे हालात होते ना, कोई भरोसा नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं आज के जमाने में किसी के ऊपर विश्वास करके ज्यादा किसी की यारी दोस्ती में नहीं पड़ने का, वरना कोई कब धोखा दे जाए, कब अपने साथ बुरा कर जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए तब उसके बाद होता क्या है कि अब देखिए, राजा जयचंद को गुस्सा तो आया हुआ होता है, वो बदला लेने का प्लान बना चुका होता है एकदम, कि वो कुछ भी करके अब बदला तो लेगा ही। अब यहाँ से वो है ना मोहम्मद गौरी को है ना संदेश भेजता है। वो मोहम्मद गौरी को पूरी कहानियां बताता है कि है ना अपन ने 17 बार लड़ाइयाँ लड़ी है, देश में इतना कुछ हुआ है, तो काफी अपन है ना इस वजह से तो है ना हमारे काफी है ना इस वजह से तुमको नुकसान भी पहुंचा है। पृथ्वीराज तो ऐसे ही करता है, वो है ना ऐसे ही अपने साथ करता रहेगा, मेरी बेटी को उठा के ले गया। अब मोहम्मद गौरी को क्या करता है, वो इस तरीके की बातें बोलता है ऐसे। अब मोहम्मद गौरी है ना पृथ्वीराज चौहान की बातों में आ जाता है। अब ये डायलॉग तो वो पृथ्वीराज की जो फिल्म है उसमें भी बोला गया है कि है ना, गुस्ताखी माफ हुजूर, सुल्तान को अपनी जीत पर यकीन क्यों नहीं होता, ऐसा बोला गया है फिल्म में। अब तो फिल्म में क्या होता है, तो फिर वो मोहम्मद गौरी फिर है ना जयचंद, फिर मोहम्मद गौरी पूछता है, फिर मोहम्मद गौरी अपने सैनिकों को बोलता है, सैनिक उनसे ये बात पूछते हैं, तो वो सैनिकों को ये बात बताते हैं कि वो सैनिकों को क्या बोलते हैं मोहम्मद गौरी कि है ना, वो हम तो यहाँ पे लूटने के लिए आए हैं, हम जो हमारे लिए लूट है वो उनके लिए वो उनके लिए मादरे वतन है, जो हमारे लिए वो अपनी आबरू बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए, और हम यहाँ पे लूटने के लिए आए हैं। तो मोहम्मद गौरी खुद ये चीज मानता है कि है ना वो खुद लूटने के लिए आया है, यहाँ पे गुलाम है, वो लोग अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो है ना काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा अपनी जीत को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके बाद होता क्या है कि है ना मोहम्मद गौरी की बातों में पृथ्वीराज को, मोहम्मद गौरी है ना ये राजा जयचंद की बातों में आके फंस जाता है। मोहम्मद गौरी फिर आता है, वो मोहम्मद गौरी भी खुश हो जाता है, बोलता है चलो अब तो अच्छा मौका मिल गया है, अब तो जयचंद ने भी मेरा साथ दे दिया है। अब जयचंद ने भी उसका सपोर्ट कर दिया था, तो ऐसे करके पृथ्वी मोहम्मद गौरी बोलते हैं कि चलो अब तो अच्छा मौका है आक्रमण करने का, अब तो करेंगे। तो अब मोहम्मद गौरी को ये बात पता होती है कि है ना जो राजपूतों की जो आर्मी है वो सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी युद्ध नहीं करते। अब सूर्यास्त के पहले का उनको एकदम अच्छा टाइम मिलता है कि सूरज डूबने से पहले। तो मोहम्मद गौरी क्या सोचता है कि चलो ठीक है, इंडिया आते हैं, अपनी बड़ी सी आर्मी लेके आएंगे और सूरज उगने से पहले, जब ये लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे, जब सब अपने बिजी होंगे पूजा पाठ करने, भगवान का नाम लेने में, इन सब में बिजी होंगे, तो अपन है ना सरप्राइज अटैक करेंगे और है ना ऐसा हमला करेंगे कि है ना कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और मोहम्मद गौरी फिर इसमें कामयाब हो जाता है। सब अपने पूजा पाठ में बिजी होते हैं, सब इसमें लगे रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सब बाद में जाके देखते हैं अरे ये हो क्या गया है, फिर बाद में पता चलता है कि लो ये तो मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण कर दिया। अब मोहम्मद गौरी ने जैसे ही आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद होता क्या है कि है ना मोहम्मद गौरी जैसे ही आक्रमण करते हैं, तो उसके बाद होता ये है कि उधर से पृथ्वीराज की जो आर्मी है वो है ना डट के मुकाबला करती है, उनके सैनिक फिर कोशिश करते हैं कि है ना बचाया जाए, लेकिन इस बार वो भी कुछ नहीं कर पाते, न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते। एक सुल्तान, मतलब एक इंसान है ना, सोचिए, एक जो जिसने अपनी वीरता दिखाई और जिनकी कोई हेल्प भी नहीं करने वाला होता है, काफी अपनी तरफ से उन्होंने एफर्ट्स डाले होते हैं पृथ्वीराज चौहान ने कि है ना कैसे भी करके गौरी को यहाँ से भगाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब हो नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। फिर उसके बाद होता क्या है कि अब लड़ते लड़ते है ना काफी कुछ है ना हो जाता है। अब इस पे लड़ते लड़ते है ना इसमें मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान के सारे सैनिक माफ कर दिए जाते, मार दिए जाते, सॉरी, सारे सैनिक मार दिए जाते हैं, पूरी आर्मी खत्म हो जाती है, आर्मी तहस नहस हो जाती है, इधर उधर जो उनके गोला बारूद है जितने भी है सब खत्म हो जाते हैं, तलवारें सब करते करते है ना युद्ध में काफी खत्म हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान के काफी सैनिक बच जाते हैं।
अब जैसे ही ये सब होता है, पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है इसमें, अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ हुई थी ना, उस पर काफी ज्यादा मतभेद है। हिस्टोरियंस में काफी डिबेट चलता रहता है इस चीज को लेके कि है ना पृथ्वीराज चौहान कैसे मरे, उनके साथ क्या हुआ था। अब इतिहासकार है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ये बताते हैं कि है ना पृथ्वीराज चौहान जो है उनको मोहम्मद गोरी ने युद्ध में ही मार दिया। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये कहना है कि नहीं, वो तो बैटल फील्ड में तो नहीं मारे गए, अब सैनिकों ने ही उनको मार डाला था। अब कोई का ये कहना होता है कि राजा जयचंद की वजह से ही युद्ध में हारे थे वो। अब उसके बाद ऐसे करके काफी लोगों के इस पे अलग अलग डिस्प्यूट है। हर हिस्टोरियन का इस पे अलग अलग डिस्प्यूट है कि पृथ्वीराज का हुआ क्या। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाता है अफगानिस्तान के गौर में। वहां पे गौर में ले जाके है ना उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, खूब सारी उनको यातनाएं दी जाती है अलग अलग तरीके से, उनके साथ खूब बुरा व्यवहार किया जाता है। और उनकी जो बेटी है संयोगिता, अब वो क्या, अब इस जब इनके जो दोस्त पृथ्वीराज चौहान के एक और दोस्त थे चंद बरदाई, इन्होंने है ना एक ग्रंथ भी लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, पृथ्वीराज रासो के नाम से। तो पृथ्वीराज रासो के नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। अब वो उनको इस बारे में पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो तुरंत गौर में जाते हैं। वो काफी कोशिश करते हैं कि है ना कैसे भी करके मोहम्मद गौरी की हत्या की जाए, पृथ्वीराज को कैद से छुड़वा के ले आए, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते। सोचिए आज है ना ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं फिर इस्लाम के टाइम पे। और उसके बाद भारत में होता है क्या कि है ना मोहम्मद गौरी क्या करता है, अब मोहम्मद गौरी युद्ध तो जीत जाता है, पंजाब के कुछ लोग जो होते हैं वो है ना काफी काफी है ना इस चीज से है ना गुस्साए होते हैं कि है ना मोहम्मद गौरी ने ऐसे कैसे इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद ये होता है कि चलो ठीक है, वो बोलते हैं कि है ना चलो ठीक है पृथ्वीराज चौहान को है ना जैसे तैसे छुड़वा के तो लाना चाहिए। लेकिन अब जैसे और संयोगिता के साथ भी है ना उनको क्या किया जाता है, फिर जो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की जो रानी होती है उनको क्या किया जाता है, उनको लेके आया जाता है गौर में, और उनके साथ भी है ना काफी बुरा होता है। जो मोहम्मद गौरी के सामने कैद कर रखा जाता है और पेश किया जाता है, और काफी दरिंदगी से उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। उनके साथ तो रेप, ऐसा बोला जाता है उनके साथ तो कई उनके दुश्मन के सैनिकों ने उनके साथ रेप कर लिया था। अब ऐसी कहानी, अब सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, कोई है ना इसके बारे में अलग अलग सबके व्यूज है, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। लेकिन असलियत तो देखिए दोस्तों, अब देखिए असलियत तो है ना यही है कि है ना जयचंद ने ही है ना उनके साथ गद्दारी की थी, और है ना पृथ्वीराज ने, ये मोहम्मद गौरी ने आगे चल के जयचंद को भी मार दिया, सोचिए। और मोहम्मद गौरी जो था ना ये अपने बच्चे जो जितने भी इसके गुलाम थे ये सबको अपना बच्चा मानता था। तब युद्ध में जब ये वहां से चला गया तो इसने क्या किया, खुद तो राज कर नहीं पाया तो इसने अपने अब वो अपने स्लेव्स यहाँ पे छोड़ गया, और है ना अपने जितने भी इसके स्लेव्स थे तो सबको छोड़ गया। 1206 में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश की नींव रखी, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, और फिर खिलजी वंश आ गया, खिलजी, फिर तुगलक, अलग अलग वंश आए, लोधी, सैयद, फिर मुगल, फिर अंग्रेज। तो सोचिए सम्राट पृथ्वीराज भारत के अंतिम हिंदू राजा थे राजपूत चौहान वंश के, और उन्हीं के बाद देश में इस्लामिक इन्वेजन की जो शुरुआत हुई, और उसी के बाद 741 साल तक समझ लीजिए भारत को गुलामी में गुजारे भारत ने। सोचिए इतने साल हमने गुलामी में गुजारे, पहले तो दिल्ली सल्तनत ने राज किया, फिर मुगल आ गए भारत में, फिर अंग्रेज आके चले गए। खैर अगर शिवाजी कुछ सालों तक अगर और जिंदा होते, 53 साल से थोड़ा और ज्यादा जी जाते, तो ब्रिटिशर्स को तो वो तो मार मार के भगाते फिर उसके बाद। खैर वो अलग टॉपिक है, शिवाजी की जो बायोग्राफी मैंने बताई हुई है अपने वीडियो में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ऐसे करके किया जाता है और पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या हो जाती है। तो अब ऐसे में अब ऐसा बोला जाता है कि है ना इतिहासकारों में भी मतभेद है, लेकिन जयचंद को गद्दार माना जाता है, सबसे बड़ा गद्दार। सोचिए तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है,
तो ये था पूरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, छोटा सा उनका बायोग्राफी बता दिया, सहयोगिता और उनकी लव स्टोरी बता दी, और उनके थोड़ा सा पिक्चर के बारे में भी बता दिया। काफी कुछ चीजें बताई है मैंने तराइन के युद्ध के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल के वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, किसी से भी अगर यारी दोस्ती करें तो उसकी यारी दोस्ती में इतना ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के वो आपको ही धोखा दे दे। नमस्कार।